हे कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। आप जो डिसीजन लेते हो कि कौन सा एग्जाम देना है या किस में करियर बनाना है, वो एक्चुअली फैक्ट्स एंड फिगर्स से इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन और व्हाट्स ट्रेंडिंग ऑनलाइन राइट नाउ उस पे इन्फ्लुएंस होता है। नहीं समझ में आया? दिस वीडियो इज फॉर यू। सीडीएस वर्सेस सीएपीएफ फैक्ट्स पे बात करेंगे कि क्या बेटर है। ठीक है, बेटर कैसे पता चलेगा, बेटर किस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ऑब्वियसली जिस प्रोसेस से आप गो थ्रू करोगे, मतलब द काइंड ऑफ एग्जाम बोथ आर कंडक्टिंग, दोनों यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम्स है, तो दोनों में कितने डिफरेंसेस है, विच एग्जाम इज इजी, विच एग्जाम इज डिफिकल्ट, दोनों के सिलेबस में कितना डिफरेंस है, क्या दोनों को साथ में प्रिपेयर किया जा सकता है या दोनों की तैयारी हमें अलग करनी चाहिए। वंस वी आर डन विद वन एग्जाम तब हमें दूसरों की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या साथ में करनी चाहिए। एंड बेटर तो तब पता चलेगा ना जब हमारा रिक्रूटमेंट हो जाता है, उसके बाद किसमें हमें ज्यादा फायदा मिलता है, राइट। द प्रोसेस एंड द डेस्टिनेशन दोनों मिला के आपको एक बेटर ऑप्शन चूज करना होता है। प्लीज डोंट चूज दिस कि सीडीएस से आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करते हो और वही मूवीज में ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, राइट। इसीलिए हम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स सीडीएस एंड डिफेंस फोर्सेस होते हैं, जबकि पैरामिलिट्री जो कि एक ऑफिशियल टर्म नहीं है, इन अनऑफिशियली हम उसको यूज करते हैं, है ना। तो उसको ग्लोरीफाई करने वाला बॉलीवुड अभी तक नहीं आया है, तो हम थोड़े से कम इंक्लाइंड होते हैं। बट इसी बीच में आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। देखते हैं इनमें क्या कॉन्ग्रुएंस है, क्या फायदा है, कौन सा एग्जाम आपके लिए है। ठीक है, पेन कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा, है ना, सिर्फ मेरी शक्ल देख के तो होगा नहीं। फैक्ट्स पे बात करते हैं आज, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, स्टार्ट करने से पहले एक और बात समझ लो, आपका डिसीजन एक इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए। इमोशंस पे बहकर, है ना, आप कोई बेवकूफ़ी मत करना। अभी आगे वीडियो में बताऊंगी कि अभी जो सीरियस एग्जाम खत्म हुआ है उसके जब फीडबैक्स मिले थे उसमें कुछ बच्चों ने कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ी करी है, एंड दैट वाज आउट ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस। शेयर करूंगी मैं आपके साथ, देखना आप कितना कॉन्ग्रुएंस रखते हो उन बच्चों के साथ, तब आपको पता चलेगा कि यस आप भी सेम चीज कर रहे हो और आपको एक्चुअली नहीं करना, बिकॉज इमोशंस आर शॉर्ट टर्म। उससे इन्फ्लुएंस होकर आपको डिसीजन नहीं लेना, आपको सारे फैक्ट्स, फिगर्स, प्रोस, कॉन्स आपके लिए क्या ठीक है ये समझना पड़ेगा और तब डिसीजन लेना है, राइट। चलो ठीक है, फिर बेसिक से स्क्रैच से दोनों एग्जाम को बहुत गौर से समझते हैं। सीडीएस वर्सेस सीएपीएफ, पहले तो फ्रेशर बच्चों कोई बात नहीं, सब समझ में आ जाएगा। सीडीएस इज व्हाट, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। इसको क्वालिफाई करके आप अंतिम स्टेज तक पहुंच जाते हो ना, लाइक आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वंस यू गेट रेकमेंडेड बाय एसएसबी, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनली यू विल मेक अप टू द एकेडमी, डिपेंडिंग ऑन आपने किसका कट ऑफ क्लियर किया है या किसके लिए अपीयर किया है। ठीक है, इसको हम आगे समझते हैं। बट इससे आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करते हो, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। जबकि सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम होता है दैट इज आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कि एक साल में एक ही बार कंडक्ट होता है, साल में, पूरे साल में एक ही बार एग्जाम होता है। जबकि सीडीएस आप 2 बार अपीयर करते हो। यूपीएससी के रिवाइज्ड कैलेंडर के हिसाब से सीडीएस का एग्जाम आपका अप्रैल में और सितंबर में होता है, आपको 2 बार मौका मिलता है, राइट, ऑफिसर बनने का। जबकि असिस्टेंट कमांडेंट बनना है आपको सीएपीएफ के अंदर, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी साल में एक बार मिलेगी, ठीक है। इसमें एग्जाम के स्टेजेस की बात करूं तो बहुत गहरा डिफरेंस है और यहीं पे आपको डिसाइड करना है। रिपीटर्स सुन लो मेरी बात ध्यान से, सीएपीएफ आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करता है। इसके रिटन एग्जाम का पैटर्न हम आगे स्लाइड्स में देखते हैं, पहले देखते हैं, ठीक है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपका पीएफटी होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट,
जो कि आपका सीडीएस एग्जाम के बाद नहीं होता। फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं होता। लाइक फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको 100 मीटर भी भागना पड़ता है, लॉन्ग पुट भी होता है, शॉर्ट पुट भी होता है। तो इस तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा इन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर मेरिट होगी और फिर आपको एकेडमी में बुलाया जाएगा। अच्छा, प्लीज नोट, यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो गेजेटेड ऑफिसर्स मतलब क्लास 1 ऑफिसर्स का ही हो रहा है, ठीक है। दोनों में आप क्लास 1 ऑफिसर ही बनोगे, ठीक है। लेकिन सीएपीएफ के अंतर्गत अनऑफिशियल टर्म पैरामिलिट्री आप ज्वाइन करते हो, ठीक है। आपने देखा है बीएसएफ वाघा बॉर्डर पे, ठीक है। बस सीडीएस में ये फर्क है कि एक छोटा सा रिटन एग्जाम होता है, एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, फिर आप आर्मी ज्वाइन कर लेते हो ऋतिक रोशन के हिसाब से, ठीक है। और थोड़ा आपकी एसएसबी नहीं होती सीएपीएफ में। रिपीटर्स जिन्होंने बहुत बार सीडीएस एग्जाम क्लियर किया है लेकिन एसएसबी जो आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, है ना, कुछ ओएलक्यूज के बेसिस पे आपका एसएसबी पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट है, अगर आप उसको क्रैक नहीं कर रहे हो तो सीएपीएफ इज द ब्राइटेस्ट अपॉर्चुनिटी यू आर हैविंग, क्योंकि उसमें एसएसबी नहीं होता। यू विल जस्ट बी हैविंग योर फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड देन इंटरव्यू एंड देन योर मेरिट विल कम। इसमें एसएसबी नहीं होता। तो अगर आप वो बच्चे हो जो सीडीएस क्लियर कर ले रहे हो बट एसएसबी में आपकी दाल नहीं गल रही तो सीएपीएफ एग्जाम इज फॉर यू, ठीक है। आगे समझते हैं और एक और बात, सिचुएशन समझते हैं, रिटन एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है। आगे की तो आगे देखा जाएगा, रिटन एग्जाम्स का क्या फंडा है। सीडीएस पे कॉन्सेंट्रेट करना, पहले आप 3 पेपर होते हैं इसमें, ठीक है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएमए, एएफए एंड आईएनए, ठीक है, 3 पेपर होते हैं आपके, इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स, ठीक है। यहाँ पे पेन का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी बेटर हो। इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स, ठीक है। ओटी वाले बच्चे सिर्फ 2 पेपर देते हैं, इंग्लिश एंड जीके, ठीक है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपका इंग्लिश और जीके का ही पेपर होता है। जो बच्चे अव्वल लेवल तक पहुंच चुके हैं वो प्लीज बने रहें। आई नो आपको ये सारी बातें पता है, लेकिन आगे वो बातें आने वाली हैं जो आपको नहीं पता, ठीक है। उसके लिए सुनो, इंग्लिश में आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 100 मार्क्स और 2 घंटे आपको दिए जाते हैं पेपर में बढ़िया करने के लिए। फिर 1 घंटे का ब्रेक के बाद जीके का पेपर होता है, सेम 120 क्वेश्चंस, सेम 100 मार्क्स और सेम 2 आवर्स में आपको अपने झंडे गाड़ के आने होते हैं, है ना। और जो बच्चे मैथ्स के लिए अपेयर करते हैं वो उनका लास्ट टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स एंड 2 आवर्स का उनका पेपर होता है, राइट। पॉजिटिव मार्किंग की बात करें तो इंग्लिश और जीके के पेपर में आपको अगर एक सवाल सही करते हो तो 0.83 आपको पॉजिटिव मार्किंग मिलती है, 0.27 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। जबकि मैथ्स के पेपर की बात करें, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन सही करोगे +1 मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करोगे -0.33 हो जाएगा। मतलब जितने भी मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 33%, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इन द सीडीएस पेपर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। सीएपीएफ के पेपर 1 को समझते हैं पहले। सीएपीएफ का रिटन एग्जाम इज, अच्छा अभी नहीं बताती हूँ, फाइनल बताऊंगी। अच्छा, पेपर 1 जो है ना उसकी कॉन्ग्रुएंसी बहुत ज्यादा सीडीएस के पेपर से मिलती है, सीडीएस के जीके के पेपर से मिलती है। लाइक 125 क्वेश्चंस होंगे फॉर 250 मार्क्स, सेम 2 घंटे में आपको इस पेपर को अपीयर करना होगा। अब डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे आपको ज्यादा दिखेगी कि देखो पहले यहाँ पे जीके में ना, सीडीएस में, अच्छा इन सबको हम हटा देते हैं थोड़ा सा। जीके सीडीएस की बात करें तो 120 क्वेश्चंस होते हैं और उसको आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होता है, लेकिन इसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको 2 घंटे में करना है, तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 250 मार्क्स। अच्छा, डिफिकल्टी नंबर 1 यहाँ पे एक बढ़ गई कि 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। डिफिकल्टी नंबर 2, इसका सिलेबस क्या होता है पेपर 1 सीएपीएफ का। देखो उसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होंगे। अभी सिर्फ एक कंपैरिजन वीडियो है, ठीक है। आगे हम सीडीएस की डिटेल वीडियो और सीएपीएफ की डिटेल वीडियो भी लाएंगे, किस तरीके से तैयारी करेंगे क्या। अभी बस कंपैरिजन देख लो कि आपको इन एग्जाम्स को अपीयर करना भी है या नहीं, या कर रहे हो वो एक सही डिसीजन है या नहीं, ठीक है, उसी को समझना है। ओके, देखो जीके में सिर्फ जीके के क्वेश्चंस आते हैं सीडीएस में, तो
शायद आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा, तो आपको जल्दी से आगे बढ़ जाना होता है। 1 सेकंड में पता चल जाता है आपको, है ना। बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो मैक्सिमम 1 मिनट लगता है। तो सीडीएस का जीके का पेपर आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। बट जब आप सीएपीएफ की बात करते हो तो मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट इसमें ज्यादा चाहिए होगा एज कंपेयर टू सीडीएस का जीके का पेपर। वैसे बाकी जीके के क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो इट इज मोर और लेस सेम। पेपर 1 का जीके के क्वेश्चन सीडीएस जैसे ही आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी कि कहाँ मिलेंगे। सीडीएस के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना एक बार, सीएपीएफ के भी देख लेना, तभी आप एक बहुत अच्छा डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, इसमें पॉजिटिव मार्किंग आपको 2 मार्क्स की होगी और नेगेटिव मार्किंग 0.6 मार्क्स, मतलब सेम 1/3 नेगेटिव। यहाँ पे भी रूल है, बट पॉजिटिव अलग है, नेगेटिव अलग है, बट परसेंटेज वाइज इट इज सेम। पेपर 1 समझ में आ गया। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग एक्स्ट्रा आता है। जीके का क्वेश्चन इज यू विल फाइंड सिमिलैरिटी विद द सीडीएस का जीके का पेपर। दिक्कत कहाँ है बाबू भैया? पेपर 2 में दिक्कत आएगी सीएपीएफ में, बिकॉज इट इज अ सब्जेक्टिव पेपर। अब यहाँ पे वापस से हम थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेंगे। ये एक सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर मतलब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई साहब, कोई ऑप्शन नहीं है, लिखना पड़ेगा। मतलब स्कूल में कॉलेज में जैसे आंसर्स लिखते थे ना बड़े बड़े, आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन, उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो भाई पेपर 2 इज लिटिल प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक है, चलो कंक्लूजन लास्ट में करेंगे, पहले सब कुछ जान लो। इट इज अ सब्जेक्टिव पेपर। यहाँ पे आपको ऐसे राइटिंग आएंगे, 4 ऐसे लिखने पड़ेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट राइटिंग करनी पड़ेगी, 2 रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ेगी, प्रिसिस राइटिंग। अच्छा, प्रिसिस राइटिंग क्या होता है? कुछ नहीं होता, एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ आपको दिया होता है, उसको आप पढ़ोगे, उसको समझोगे और उसको शॉर्टर फॉर्मेट में, मतलब ये 100 लाइंस में लिखा है तो आपको 50 लाइंस में सेम कंटेंट को अपनी लैंग्वेज में समझाना है। मतलब हमेशा जो मैं प्रिसिस राइटिंग करती हूँ, इतने बड़े पॉलिटी, इतने बड़े ज्योग्राफी को मैंने जो मैराथन वीडियोस का फीडबैक भी यहाँ पे वापस लिख देना। ठीक है, कि हाँ कितना ज्यादा इफेक्टिव थे वो मैराथन वीडियोस जो मैंने बहुत मेहनत से बनाए थे। इतनी बड़ी पॉलिटी को 6 घंटे में, इतनी बड़ी ज्योग्राफी को 4 घंटे में, इतने बड़ी केमिस्ट्री को 3 घंटे में। तो इतने सारे, मैं हिस्ट्री के अलावा आई गेस मैंने सारे सब्जेक्ट्स के मैराथन वीडियोस बनाए हैं। तो दैट इज प्रिसिस राइटिंग, कि इतने बड़े कंटेंट को आप सबसे ज्यादा एक्यूरेट वे में शॉर्टर फॉर्मेट में दे रहे हो, दैट इज प्रिसिस राइटिंग। वही आपको सीएपीएफ के पेपर 2 में करना है। ठीक है, फिर आपके कॉम्प्रीहेंशन आएगा, और कॉम्प्रीहेंशन में सीडीएस के इंग्लिश के पेपर की तरह वो नहीं आएगा कि पूरा कॉम्प्रीहेंशन पढ़ो एंड देन क्वेश्चंस होंगे उसमें एमसीक्यू टिक कर दोगे। नो, इसमें एमसीक्यू पूछे ही नहीं जाएंगे। आपको यहाँ पे क्वेश्चन का सब्जेक्टिव पैराग्राफ वाइज ही आंसर देना पड़ेगा। दैट इज न्यू थिंग, क्रिएटिव थिंग अबाउट सीएपीएफ एग्जाम। और बाकी आपको कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो हर ईयर चेंज होते जाते हैं। स्पॉटिंग एरर पूछा जाता है, और स्पॉटिंग एरर में भी एमसीक्यू नहीं आते। यू हैव टू राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। जहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसको करेक्ट करते हुए आपको करेक्ट सेंटेंस लिखना होता है। और किसी बार एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाता है, कभी आपको नाउन प्रोनाउन को करेक्ट करना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेसिकली इंग्लिश में अगर आप बहुत बढ़िया स्कोर करोगे ना, तो आपका पेपर 2 बहुत आसानी से निकल सकता है। ठीक है, ये 200 मार्क्स का पेपर होता है। 3 घंटे में आपको इन सब में बेहतर स्कोर करना रहता है। दिस इज सीएपीएफ का पेपर 2। पेपर 1 आपको समझ में आ गया? ठीक है, यही इसका रिटन एग्जाम था, इतना क्वालिफाई। अच्छा, एक बात और समझ लो, पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर होता है। अगर आपने इसमें अच्छे मार्क्स नहीं लाए, है ना, आउट ऑफ 250 मार्क्स अगर इसमें आपने अच्छा स्कोर नहीं किया, तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होता। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया हो कि पेपर 1 तो बहुत खास नहीं किया लेकिन पेपर 2 बहुत बढ़िया हो गया, कोई चेक नहीं करने वाला। ठीक है, तो पेपर 1 में बहुत बढ़िया करना है ताकि आपका पेपर 2 चेक हो, और पेपर 2 में ऑब्वियसली बढ़िया करना है ताकि आपका मेरिट में फिर नाम आ जाए। ठीक है, ओके, आगे और बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ की। सीडीएस वर्सेस सीएपीएफ। सीडीएस में आपको हर पेपर में 20 मार्क्स स्कोर करना पड़ता है, दैट इज द मिनिमम।
तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। लाइक इंग्लिश में आपको मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ 20 मार्क्स का चाहिए, जीके में 20 मार्क्स का चाहिए, मैथ्स में 20 मार्क्स का सेक्शनल कट ऑफ आपको पार करना पड़ेगा। लेकिन सीएपीएफ में क्या है, कोई नंबर अलॉट नहीं किया, वो कमीशन डिसाइड करती है हर साल, ठीक है, कि कितने लोग अपियर कर रहे हैं, क्या कंपटीशन रहा, उसके हिसाब से कमीशन ही डिसाइड करता है कि इस बार का सेक्शनल कट ऑफ ये होना चाहिए, इस बार का मिनिमम मार्क्स स्कोरिंग आपका ये रहना चाहिए, राइट। ओके, अब बात करते हैं आपके इमोशंस की। सीडीएस में जब आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करते हो तब आप काम करते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ठीक है। ये तो बच्चों वाली बात हो गई, अभी तक की तैयारी किसकी करनी चाहिए। अब आपके प्रोफेशन पे आते हैं। मान लो आपने क्वालिफाई कर दिया, प्रोफेशन में आते हैं, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में के अंतर्गत काम करोगे। इफ यू क्वालिफाई सीडीएस एंड आफ्टर दैट जितने भी कमीशन हो जाते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आओगे। बट सीएपीएफ में आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आते हो। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका प्राइमरी जो रोल होता है वो एक्सटर्नल एनिमी को न्यूट्रलाइज करने का होता है। मतलब जो फॉरेन वॉर्स हैं, ज्यादातर प्राइमरी गोल बता रही हूँ, उनके बहुत सारे और भी रोल होते हैं ऑफ कोर्स, बट जो प्राइमरी रोल होता है, इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई होती है वो कौन लड़ता है? इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स लड़ता है, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमेशा आर्म फोर्सेस होती है। सीएपीएफ फोर्सेस का क्या काम होता है? सीएपीएफ के अंतर्गत आपके बहुत सारे आएंगे, जैसे बीएसएफ होगा, आईटीबीपी होगा, एनएसजी होगा। इन सब का क्या काम क्या है? सीआईएसएफ वगैरह का काम है। इनके बहुत डाइवर्स रोल्स है। इसको ब्रॉड वे में, जनरल वे में अगर हम समझे तो कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर का टेररिज्म जो है, इंटरनल वॉर्स जो है इंडिया के, वो न्यूट्रलाइज कौन करता है? हमारे सीएपीएफ के फोर्सेस। बाहर के दुश्मन से लड़ता है आर्म्ड फोर्स, अंदर के दुश्मन से लड़ता है सीएपीएफ। अंदर के दुश्मन मतलब एग्जाम्पल दो बताओ। एग्जाम्पल में नक्सलिज्म है ना, नक्सलिज्म हो गया, या बहुत छोटे छोटे इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं जो कि वायलेंस फैलाते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे सीएपीएफ फोर्सेस होते हैं। और भी क्या काम होता है? हमारे पीएसयूज को प्रोटेक्ट करना। मेट्रोज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वहां पे आपने सीआईएसएफ वालों को देखा होगा, है ना। सीआईएसएफ कम्स अंडर सीएपीएफ ओनली, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये आपका बेसिक रोल होगा। अब भाई हमें ये बता दो कि एग्जाम कौन सा देना है, क्या देना है। इससे पहले मैं वन ऑफ माय स्टूडेंट्स की थोड़ी सी इमोशनल डिसीजन की बुराई कर देती हूँ। उसने क्या किया हुआ था, ही वाज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय आईएमए, है ना। होता है, मतलब हमारी उम्र ऐसी है, खुद पे ओवर कॉन्फिडेंस, वो बोलते हैं ना यार, प्रिपेयर फॉर यू नो होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो हम जब हाई इमोशंस में होते हैं, बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं, तो हम वर्स्ट की प्रिपरेशन ही नहीं करते। वो बच्चा बेचारा इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि मुझे आईएमए ही ज्वाइन करना है, आईएमए ही ज्वाइन करना है, तो इतना इन्फ्लुएंस होके उसने ओटीए का प्रेफरेंस ही नहीं डाला था। लाइक जब हम सीडीएस का फॉर्म भरते हैं, हमें प्रेफरेंस में भेजना पड़ता है ना कि ये एकेडमी हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। उस बंदे ने ओटीए का भेजा ही नहीं कि मुझे ओटीए नहीं जाना, मुझे आईएमए में ही जाना है ना। दूसरे बच्चे ने बस एएफए का भर रखा था कि मुझे एयरफोर्स में ही जाना है सीडीएस के थ्रू, मुझे उससे नीचे ना आर्मी देखनी है ना नेवी देखनी है। अब हुआ क्या, सोचो। मैथ्स में हो गई गड़बड़, आईएमए क्लियर नहीं हो पाया, एएफए क्लियर नहीं हो पाया, है ना। बट ओटीए का कट ऑफ उसका पास हो जाता अगर उसने ये प्रेफरेंस दे दी होती, है ना। मैथ्स में इतने ज्यादा कम मार्क्स थे, मतलब सेक्शनल कट ऑफ से कम होते तो चलो कंसिडर ही नहीं होता, बट सेक्शनल कट ऑफ से थोड़े से ज्यादा है, बट इतने ज्यादा नहीं है कि एएफए का कट ऑफ या आईएमए का कट ऑफ निकल पाए। अगर उसने ओटीए का प्रेफरेंस ही डाल दिया होता ना नोटिफिकेशन के टाइम पे, तो ही वुड हैव गॉट एसएसबी कॉल लेटर फॉर ओटीए। तो भाई वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट। हमें अभी लग रहा है कि मुझे सिर्फ आर्मी ज्वाइन करना है, मैं नेवी नहीं ज्वाइन करूंगा, ऐसे नहीं होता बच्चे। आप कर जाओगे, आपका जो ड्रीम है आप कर जाओगे, बहुत अच्छी बात है। बट ये सारे है ना यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, इतनी बात आप समझ लो। थोड़ी मेच्योरिटी लाओ अपने दिमाग थिंकिंग प्रोसेस में ना, मेच्योरिटी लाओ थोड़ी सी।
ऐसा नहीं ये क्या ऑप्शन हुआ, या तो एयरफोर्स में जाना है या मुझे यूनिफॉर्म ही नहीं चाहिए। ये बहुत एक इमेच्योर डिसीजन हो गया, राइट। आप उसकी तैयारी करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो, बट अगर वो नहीं मिल रहा है तो एवरी यूनिफॉर्म इज बेस्ट, ठीक है। हर यूनिफॉर्म की अपनी अहमियत है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आखिरकार आप सबको क्लास 1 ऑफिसर्स ही मिलेंगे, चाहे सीडीएस के थ्रू जाओगे या सीएपीएफ के थ्रू जाओगे। तो मेरी बात सुनो, दोनों का कंपैरिजन मैं कंक्लूड कर देती हूं यहाँ पे। सीडीएस की अगर आप तैयारी करते हो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमेशा जीके को टफ माना जाता है ना, जीके को टफ माना जाता है। लेकिन बहुत लोग इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि जीके में एटलीस्ट आपको 30 मार्क्स आ जाए, कैसे भी करके 30 मार्क्स आ जाए, बाकी आप मार्क्स खींच लेते हो इंग्लिश से और मैथ से, है ना। ओटी वाले बच्चों को ऑफ कोर्स जीके में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट डुएबल है, आप कर जाते हो, ठीक है। लेकिन सीएपीएफ में क्या दिक्कत आती है, बताए। सीएपीएफ में दिक्कत ये आती है कि जो आपका पेपर 1 होता है उसमें जीके तो आना ही आना है, दैट इज सिमिलर लेवल, बट उसमें थोड़ा सा मैथ्स भी आएगा और थोड़ा सा रीजनिंग भी आएगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कर जाओगे आप, थोड़ी सी मेहनत करोगे कर जाओगे, बट बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आपका पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 क्यों दिक्कत है भाई, क्योंकि देखो एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे जो करंट अफेयर्स आएंगे, यहाँ पे आपकी जो नॉलेज टेस्ट होगी वो एक बहुत ज्यादा नैरो होगी एज कंपेयर टू सीएपीएफ। अगर मैं सिर्फ सीडीएस की बात करूं तो वो अच्छा खासा लेवल है, दोनों एग्जाम यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम से दोनों का लेवल है। बट अगर सीएपीएफ से अगर मैं कंपेयर करूं तो पेपर 2 में आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए, आपकी खुद की नॉलेज बहुत ज्यादा वाइड होनी चाहिए। आप समझ रहे हो, अगर अगर अभी जो मणिपुर में और रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये 1 लाइनर क्वेश्चंस या मैक्सिमम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सीडीएस के अंदर, जो मुझे ऑप्शन देके मुझे पता चल जाता है कि एक बार पढ़ा होगा ना और एक बार रिवीजन किया होगा तो समझ आ जाता है। एमसीक्यू सामने है, आंसर सामने है, आई टिक द आंसर, ठीक है। बट यहाँ पे एक अलग कहानी है, पूरा कंटेंट मेरे दिमाग में होना चाहिए। फिर आर्ट ऑफ राइटिंग वो भी आपको आना चाहिए ना, कि आप समझा कैसे रहे हो। रिटन कम्युनिकेशन आपका बहुत बेटर होना चाहिए और राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि इतने कम टाइम में आप लिख पा रहे हो और अपनी सारी बातें समझा दे रहे हो, प्लस अच्छा स्कोर मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। तो ये अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज चाहिए होगी, आपको बहुत चीजों को समझना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये एडेड चीज है जो आपको सीएपीएफ में चाहिए होगी। बट रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है, रिटर्न में आपको ये मिल रहा है कि आपको एसएसबी नहीं देनी पड़ेगी सीएपीएफ एग्जाम के अंदर। समझ आ रही है बात, ठीक है। अब इन दोनों की तैयारी के बारे में बात करें कि तैयारी सोर्सेस इसके क्या क्या हो सकते हैं। सीडीएस की अगर मैं बात करूं, देखो अच्छा, बहुत लोग ये भी चीज डिस्कस कर रहे थे कि क्या किसी ऑनलाइन बैच की जरूरत है या नहीं, ठीक है। अभी कमेंट में आपको दिखा दूंगी, मैसेज आपको दिखा दूंगी कि क्या कोई ऑनलाइन बैच की जरूरत है या किसी ऑफलाइन ट्रेनिंग की जरूरत है अगर हम ये डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं ना, मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं की, ना मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग की है, एंड आई हैव क्वालिफाइड सीडीएस एग्जाम फॉर द 4 टाइम्स, आई हैव कट एग्जाम्स फॉर द 4 टाइम्स, ठीक है। ये कब हुआ, जब आई हैव गॉन थ्रू सो मेनी बुक्स। मैंने बहुत सारी एनसीईआरटी पढ़ी, बहुत सारी एडवांस लेवल जीसी लियोंग, लक्ष्मीकांत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ, इतने बड़े बड़े सोर्सेस मैंने खुद पढ़े। अब खुद पढ़े का मतलब ये नहीं है कि मैं कंटिन्यूसली पढ़ती गई, आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट, अ ह्यूमन बींग जिसको डिस्ट्रैक्शन होना ही होना है। तो मैंने एक एनसीईआरटी पढ़ी, बीच में डीमोटिवेशन आया, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, असाइनमेंट्स आए, फिर वो छूट गया। छूटने के बाद जब वापस से पढ़ाई करने बैठे तो सब कुछ दिमाग से गायब हो चुका था, एज इफ मैंने कभी उसको पढ़ा ही ना हो। इट हैपेंस, है ना, ह्यूमन दिमाग है, ये सारी चीजें होना, डिस्ट्रैक्ट होना, डीमोटिवेट होना, नाराज होना, सब कुछ भूल जाना, इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट ना मिलना, ये ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आप फेस नहीं कर रहे हो, मैंने भी की थी, हर कोई करेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस ओनली।
तो ये इतने सारे सोर्सेस को पढ़ना, पढ़ के वापस भूल जाना, फिर खुद को डिमोटिवेट करके मोटिवेट होना कि चलो यार करना तो पड़ेगा, डिमोटिवेट होके कुछ नहीं मिलने वाला है, चलो पढ़ने वापस बैठ जाओ, पढ़ाई करके वापस बैठना, फिर उनके नोट्स को बनाना, उन नोट्स को वापस रिवाइज करना, पीवाईक्यू के साथ मैच करना, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस था। आई वॉज लकी एनफ कि मुझे कॉलेज सेकेंड ईयर से ही ये ज्ञान आ गया था कि मुझे सीडीएस एग्जाम, एफकेट एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो तब से मैं लगी हुई थी, भूल रही थी चीजें, वापस से रिवाइज कर रही थी, भूल रही थी, रिवाइज कर रही थी, डिमोटिवेट हो रही थी, फिर मोटिवेट हो रही थी। तो इट वॉज वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और एक बार नोट्स बन गए, एक बार एग्जाम क्लियर हो गया, फिर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। Once you have your ब्रह्मास्त्र, your notes, फिर there is no going back. आप उस notes को अपडेट करते रहते हो, but that is not very very difficult. But starting is difficult indeed. और जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तब तक आप बहुत ज्यादा लेस कॉन्फिडेंट रहते हो। तो यहाँ पे एक एडेड एडवांटेज होता है कि अगर आप कोई भी कोर्स या तो स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हो ना, उसका सबसे बेहतर फायदा क्या है, जैसे मैं खुद एनसीईआरटी इज रेकमेंडेड, बट एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत सिंपल है, यू नो, इतनी सिंपल लैंग्वेज पढ़ के आप यूपीएससी की लैंग्वेज को पढ़ने जाते हो ना, तो वहां पे आप गलत कर देते हो। आपको ऐसा लगेगा मैंने ये टॉपिक पढ़ा है बट सॉल्व नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की लैंग्वेज टफ है और एनसीईआरटी की बहुत सिंपल, सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन कोर्सेज, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये फायदा लेना है कि चलो ठीक है, मैम ने ज्योग्राफी के लिए पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली है, जीसी लियोंग पढ़ ली है, एटलस देख ली है, मैप्स बना लिए हैं, और पीवाईक्यू को फिल्टर आउट कर दिया है कि चलो इस साल इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको सब कुछ तैयार मिल रहा है ना, आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है, ठीक है। आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, मैंने भी किया, बहुत लोगों ने किया, आप भी कर सकते हो, बट हाँ टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है। नंबर 2 जो एडेड एडवांटेज है वो ये है कि व्हेन इट कम्स टू सेल्फ डिसिप्लिन, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दी वर्ल्ड। अगर मैं अकेले तैयारी कर रही हूँ तो मैं खुद को पता है, यू नो, बहुत ज्यादा लिबर्टी दे देती हूँ। आप सब आज नोटबुक पेन सब कुछ छोड़ दो, मेरी बात समझो, है ना, रिलेट कर पा रहे हो मुझसे कि मैंने खुद का टाइम टेबल बनाया, खुद की सारी चीजें करेगी, ठीक है, आज के दिन ये पढ़ना है, आज 1 महीने का टाइम टेबल बन गया, 2 महीने, जितना एग्जाम का टाइम बचा हुआ है उतने महीने का टाइम टेबल बन चुका है। फिर आज गेस्ट आ गए तो आज नहीं करते हैं, आज जितने भी चैप्टर्स करने थे कल डबल कर लेंगे, लेकिन आप आज का काम आज नहीं कर पा रहे हो तो आपको लगेगा, आपको लगता है कि कल आप 2 दिन का काम 1 दिन में कर पाओगे, वो नहीं हो पाता। इवेंचुअली पाइल अप होता जाता है। बहुत सारे कॉमेडी वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि पहले 2 महीने की स्ट्रैटेजी चलती है, फिर 1 महीना गायब हो जाता है, 1 महीने में कुछ नहीं होता, फिर रेस्ट ऑफ 1 महीने में वापस उतने चैप्टर्स डिवाइड होते हैं, फिर 15 दिन में डिवाइड होते हैं, एंड इवेंचुअली कभी सिलेबस खत्म नहीं होता। तो सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। बहुत 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 रेयर लोग होते हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी, अपने टाइम टेबल, अपने प्लान के हिसाब से चल सकते हैं। तो ये कोर्सेज आपको क्या हेल्प करते हैं पता है? जैसे मैं आपको जूम में पढ़ा रही हूँ, आज मैंने ये पढ़ाया है, आपको जबरदस्ती वो क्लास तो अटेंड करना ही है, कुछ ना करो, बैठे रहो, क्लास को सुन लो, है ना, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगी, है ना, इस डर से आप पढ़ना शुरू करोगे। मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, आपको टेस्ट में स्कोर करना है, प्लस इससे ज्यादा भी कि आपको और 100 बच्चे दिखते हैं जो आपसे बेटर आंसर कर रहे हैं, जो आपसे बेटर दिख रहे हैं, जो आपसे बेटर यू नो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्लासेस में, आपसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो वहां पे एक हमेशा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, एक मोटिवेशन हमेशा रहता है। आपके जो भी डाउट्स है वो आप अपने सीनियर से, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपने सीनियर से क्लैरिफाई कर सकते हो, है ना। तो ये एक एडवांटेज है, बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप खुद से नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल खुद से कर सकते हो, राइट, ठीक है। सो सीडीएस के लिए मैंने आपको टीम ब्लैक ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी बोल दिया है। व्हाट इज टीम ब्लैक? दिस इज द ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स फॉर योर सीडीएस 2 2023 एग्जाम। लाइव जूम क्लास होगी इसमें, जिसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, रिवीजन बुकलेट्स मिलेगी, एंड आपको सारे मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने रहेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है, दिस इज ऑन डिफेंस मेनिया 2.0 ऐप। अगर जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपको क्लैरिफिकेशंस चाहिए, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो।
talking about the most secret element of this exam, of this video, CAPF in 300 hours. Should I make content on this? आप कन्विंस्ड हो कि CAPF का एग्जाम भी आपको देना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत और लगेगी, सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ साथ CAPF की भी कर सकते हो, थोड़ी सी और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? शुड आई हेल्प यू इन दैट? CAPF in 300 hours, मतलब 300 hours, फोकस 300 hours. कमेंट करके बताना, ठीक है? इफ यू वांट दिस, आई विल बी वर्किंग ऑन द सेम CAPF in 300 hours. जैसे CDS को हमने सुपर इजी बना दिया है ना, लास्ट टाइम इतने क्वेश्चंस आए जीके में, वरना नॉर्मली आप 20-30 मार्क्स स्कोर करने की सोचते हो, राइट? अब आपके लिए जीके सुपर सिंपल हो गया, आप आराम से 50-55 तक आपने स्कोर किया. आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट. CAPF करे क्या? पेपर 1, पेपर 2? Let me know in the comment section. So this was the comparison video, CDS, CAPF. Yes, दोनों की तैयारी करो, leave no stone unturned. CDS को बस बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है, आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है, मूवीज उस पे बन रही है, सॉन्ग्स उस पे बन रहे हैं, एंड इंस्टा पे भी आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड है, इसलिए मे बी आप उससे ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हो. बट CAPF is also very integral part of India, part of Indian security forces. उसमें भी आप क्लास 1 ऑफिसर बन रहे हो. प्लीज ये एक्सटर्नल ग्लोरिफिकेशन पे मत जाओ, डिसाइड वेरी वाइजली. थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ज्यादा विजन बड़ा करना पड़ेगा, बट SSB नहीं है CAPF में, इतनी बात ध्यान रखना. और लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, राइट? बाकी इन दोनों एग्जाम्स की डिटेल वीडियो विल बी कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म वेरी वेरी सून, एंड प्लीज लेट मी नो CAPF in 300 hours. Do you want content on this or not? ठीक है? Okay, I'll see you guys in the next video. Till then, goodbye and Jai Hind.